हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री वाली क्लासेस। पिछले कक्षा में आपने जन स्वास्थ्य पार्ट नंबर 4 को पढ़ा। आज आप लोग पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यौन संचालित रोग। ये एग्जाम की व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके +2 के एग्जाम में बहुत बार ये आया हुआ है और आते ही रहता है, तो इसलिए आप इसे ध्यान से सुने और सीखने का प्रयास करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ किताबों से थोड़ी सी हट के आपको दूँ, प्रयास मेरा जारी है। जो किताब में है तो है ही, लेकिन एक किताबों में कोई स्पष्ट और बेहतर ढंग से नहीं दी जाती है, तो मेरा कलेक्शन ये रहता है कि जो उचित और उपयुक्त हो वो मैं आपके सामने दूँ, आपके सामने पेश करूँ और कुछ नया सिखाऊँ। तो देखिए, स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चे हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जन स्वास्थ्य का, इसके पिछले पार्ट को अगर नहीं देखे हैं 1 से लेकर 4 तक, उसे देखने का प्रयत्न करें ताकि आपको हर टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाए और एक भी सवाल आपसे जो एग्जाम में आता है वो आपको छूटे नहीं। तो रिक्वेस्ट है, और अपने बच्चों से और देखने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं और हमारे कोचिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, सबसे अनुरोध ये करूँगा कि जो बच्चे नहीं देख रहे हैं उसे बताने का कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करें, हाँ, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताऊं यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग, जैसा कि नाम है कि यौन से संबंधित बीमारी। अब इसमें क्या है कि यौन के द्वारा होने वाले जितनी भी बीमारियां होती हैं उसको एक साथ हम यौन संचारित रोग कह सकते हैं। जन अंगों के द्वारा जो जितने भी होने वाली बीमारियां हैं सबको एक साथ क्या कर सकते हैं, यौन संचारित रोग कर सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं। इसमें शॉर्ट में इसको STD के नाम से भी जानते हैं। अब एक STD तो आपको होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, जो PCO टेलीफोन बूथ वाले पहले होते थे, है ना, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में अगर S लगाते हैं, रोगों करते हैं, तो आपको शॉर्ट बोलना पड़ेगा STDs, या नहीं बोलते हैं तो STD भी कर सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आपने सीखा, है ना, कि यौन संबंध द्वारा संचारित होने वाले रोगों को एक साथ क्या कर सकते हैं, यौन संचारित रोग कहते हैं। अब बात आती है कि इसके नाम अलग अलग भी हैं। यौन संचारित रोग के अलावा भी इसके कई नाम हैं, तो आपको नाम भी जानना बहुत जरूरी है। तो यौन संचारित रोग के अलावा इसे हम रतिज रोग, जिसको हम VD के नाम से भी जानते हैं, वेरियल डिजीज भी कह सकते हैं, या जनन मार्ग संक्रमण, जिसको ना रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको RTI के नाम से भी हम जानते हैं, है ना। तो इतनी परिभाषा तो एक छोटी सी है, लेकिन परिभाषा जिसे कहते हैं उसके नाम, कई नाम हैं, तो आप इसे भी जानने की कोशिश करें। ठीक है, अब आपको आता है कि ये बीमारी कौन कौन होती है। STD के अंतर्गत
कौन कौन सी बीमारियां आती है, ऑब्जेक्टिव सवाल में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल में आपको है सुजाक, जिसको गोनेरिया के नाम से भी जानते हैं, उपदंश जिसको हम सिफिलिस भी कहते हैं, हिंदी नेम है। उसके बाद है हर्पिस, है एक वायरस क्या होता है, लैंगिक मच्छर, जो जननांगों में पुरुषों और स्त्रियों को है ना मच्छर टाइप का, जो अगर सही से साफ सुथरे से नहीं करें तो बीमारियां हो जाती है। क्यों, मैं बताऊंगा ये सारी चीजें। और एक सबसे मोस्ट और हाल फिलहाल के वर्षों में, कुछ सालों में जो यहाँ पे है 20-25 सालों में जो सबसे भयंकर जो तबाही मचाई है उसका नाम है एड्स, जो HIV वायरस के कारण ये होता है ना। इसका डिटेल्स आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा, जिन बच्चों का ध्यान उसमें गया होगा, अगर सही से पढ़े हुए, उसमें डिटेल से बताई गई है। और वहाँ पे क्यों बताई गई है, क्योंकि बच्चे 8 क्लास में ही यौवना आरंभ बच्चों का शुरू होता है और 11-12 से लेके आगे 14-15 तक में जो है ना वो स्त्रियों में मासिक धर्म, बच्चों का जो लड़कों को होता है थोड़ा सा है ना यौवना आरंभ जो है है ना पुबर्टी चालू हो जाता है, इसके प्रति एट्रैक्शन है ना बढ़ने लगती है, हार्मोन चेंजिंग होने लगते हैं, जिसके कारण से अक्सर देखा गया है यह बीमारी जो है 15 से 24 वर्षों के बीच में जो आप लोगों का उम्र एज है इसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसलिए सरकारों ने क्लास 8 में ही इसको देने का प्रयास किया और दे के बच्चों को सिखाने का प्रयास टीचर के द्वारा, गार्जियन के द्वारा किया गया है और हो रहा है। तो बहुत हद तक हम इसे सुरक्षित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ना। तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले इसमें से क्लेमाइडिया है। इतनी सारी बीमारियां इस STD के अंतर्गत आती है। अब बात आती है कि एड्स जो मुख्य रूप से है ना, इसके बारे में आप यूनिट 3 में 12 के यूनिट 3 में पढ़ने वाले हैं। डिटेल्स में आपको बताऊंगा ना, लगभग उसमें कई दिन 2-3 दिन समय लगेगा इसमें बताने के एड्स के बारे में, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में है ना। अभी मैं इसको थोड़ा तत्काल इसका फुल फॉर्म जिसे होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है ना, ये इसका पूरा नाम एड्स का हुआ। और इसके वायरस जो होते हैं उसके वायरस होते हैं HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसको हिंदी नेम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें बड़ी दिक्कतों से कई जानकारी मुझे मिली तो बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि बहुत सारे किताबों मैंने इसको देखा ही नहीं, लेकिन जानकारी मिली है तो मैं आपको आप जान लो इसको। ऐसे एग्जाम में ये सब कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन जानकारी के लिए कि मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु उसका नाम है HIV का। और एड्स का जो पूरा नाम है यहाँ पे है ना, देख रहे हो, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका कहते हैं अर्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण उत्पन्नकारी जीव। इतने सारे नाम से इसके हैं। ये तो हो गए क्या है STD क्या है ना, और इसके एग्जाम्पल। इतना एग्जाम्पल आपको एग्जाम के लिए काफ़ी है ना। इसी में से 1-2 ऑप्शन में रहता है कि ये निम्न में कौन यौन संचालित रोग है, जिसमें ऑप्शन को देखना है। अगर 3 ऑप्शन है, चौथा में से कोई नहीं है या इनमें से सब है, आपको ध्यान देके बताना है, ठीक है। अब बात आती है कि इससे कैसे बचें, यौन संचालित रोग से बचाव जानकारी मैं आपको साथ साथ ये भी दे दूँ कैसे बचेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, अनजान या अनेक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं होना चाहिए। जैसे आपके लाइफ पार्टनर हैं है ना, अभी तो आप लोग है ना मैरिज नहीं हुई होगी, जो हमारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं और 11-12 पढ़ने वाले हैं है ना, उसकी जहाँ मैं बात कर रहा हूँ। फिर भी है ना लोग जाने अनजाने कहीं अगर संपर्क अगर करते हैं तो सबसे पहले है अनेक है ना अनजान या अनेक व्यक्तियों के साथ में यौन संबंध नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कॉन्डोम का प्रयोग करें। जब ऐसी नौबत किसी पर्सन पर आता है तो उस समय अच्छे क्वालिटी के कॉन्डोम का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे सीधा मैं कॉन्डोम प्रयोग कर दिया हूँ, लेकिन इसमें भी बहुत वैरायटी आती है।
तो कॉन्डोम का प्रयोग करना चाहिए और रोग के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, है ना, ताकि उसको पहचान जल्दी सके और उसका इलाज संभव हो सके। और उसी में अगर ये एड्स है तो बड़ी समस्या की बात है। एड्स में जो है बस एक बार हो गया, इसका सही इलाज अभी तक नहीं है, इसलिए बचाव एक इसका रक्षा है। तो आगे बात करते हैं एसटीडी की जांच। अब हम बचाव तो देख लिए, अब जांच भी कर लें, जांच में पकड़ाएगा तो इसको बचाव कर लेंगे। तो जांच में क्या है, इसकी जांच यौन रोग रिसर्च प्रयोगशाला, एक नाम है जिसको कहते हैं वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, जिसको VDRL भी कहा जाता है, ठीक है, VDRL भी कहा जाता है। यहाँ भी इस लैब में भी इसकी जांच होती है एसटीडी की। उसके बाद DNA संकरण, है ना, DNA हाइब्रिड द्वारा जो होता है ना, इसके द्वारा भी, है ना, ये क्रॉस, संकरण हाइब्रिड नहीं है, संकरण क्रॉस, ये DNA को क्रॉस करा के की जाती है। उसके बाद PCR, जो इसके बारे में आगे पढ़ने वाले बताऊंगा, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना, एक अभिक्रिया है ना, एक आणविक निदान चिकित्सा जो होती है आधुनिक युग में, इसके द्वारा होती है। इसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, है ना, ये आगे जब टॉपिक आएगी, है ना, ये रिकॉम्बिनेंट DNA वगैरह सब यूनिट 2 में आएगा। तो उसके बाद विशेष प्रकार के एंटीबॉडी एंटीजन, जिसको एलिसा, एक तकनीक का भी नाम है, न्यू तकनीक है ये, है ना, एंटीजन एंटीबॉडी की जांच होती है, शॉर्ट एलिसा बोलते हैं इसको ना, एलिसा में के अंतर्गत ये भी आता है। इसके द्वारा भी एसटीडी की जांच होती है। अब बात आती है, थोड़ी सी देख लो कि एलिसा का फुल फॉर्म क्या है ना। आप जितनी फुल फॉर्म में लिखा रहा हूँ सबको ध्यान से इसको देखो, है ना, क्योंकि एग्जाम में भी आती है ना, कि निम्न का विस्तार पूर्वक लिखें, है ना, डिटेल्स लिखें। देखिए एलिसा क्या है, एंजाइम लिंकेज, है ना, एम्यूनो सोर्बेंट एक्सिस, है ना, ये पूरा नाम है एलिसा का। आप इसको देखें, समझें, और पूरा बात इसमें लिखी हुई है। आपका ये टॉपिक यौन संचारित रोग जो है यहाँ पे खत्म होती है ना। लेकिन अभी कुछ बातें और इसमें मैं चर्चा करता हूँ। कोई पूछे यह रोग कितने वर्षों में ज़्यादा देखने को मिलता है, ऐसे तो किसी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 15 से 24 वर्षों के बीच यह रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके कई कारण हैं कि ये गुप्तांगों का रोग है, यौन संचारित रोग है। अगर इसे साफ सुथरे सही ढंग से नहीं रखा जाए तो ये बीमारियां होती हैं। अगर हो भी जाती है तो ये बहुत दिन पता इसलिए चलता है, उसको तो पता है, जिसको हो रहा है उसको पता है, लेकिन वो लाज शर्म से ये क्या होता है, अपने गार्जियन को, दोस्तों को ये बता नहीं पाता है। जब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो जानकारी मिलता है कि इस तरह का केस है ना। इसलिए अगर ऐसी कोई बात हो तो उसे तुरंत बताना चाहिए, है ना, ताकि उसका इलाज समय पर हो सके। उसके पहले ये हो क्यों ना हम इसे सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ये इसी नौबत आए नहीं। इसलिए बच्चों को सही जानकारी इसकी होनी चाहिए। इसलिए आप लोग आराम से, है ना, इसको सीखें और अपने सर्किल में इसकी चर्चा करें, जाने में कोई भूल ना करें, ठीक है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे आप, है ना, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार ज़िंदगी नहीं मिलती है, ठीक है। इसी लाइफ में आपको अपने कर्म को करना है, अपना जो कर्तव्य आपका ड्यूटी है उसको निभाना है, और जाने से पहले कुछ करके जाना है, ठीक है। तो मैं तो आपको क्लास में थॉट पे थॉट देते समझाते हुए मैं आपको बताता हूँ, है ना, बस सही दिशा में आपकी सोच होनी चाहिए। लोग क्या कहते हैं उसकी चर्चा नहीं करें। आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, खुद अगर दोषी हो तो आप दोषी हो, और खुद में दोष नहीं आपको है, आप लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सच हूँ, तो फिर आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप खुद दोषी हैं तो आपको ऑटोमेटिक डरना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आप निसंकोच होकर इसको पढ़ें और सीखने का प्रयास करें, और अपने दोस्तों को इसमें, है ना, शेयर करें, समझाएं, बताएं, और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, है ना। चलिए आज इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है इसका एक लास्ट टॉपिक है, यूनिट, है ना, पार्ट 6 में ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो है, रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है ये आपका पूरा हो जाएगा। और अंतिम है स्टेरिलिटी
इनफर्टिलिटी जिसको हम बोलते हैं बांध्यता। अब आगे देखेंगे कि जो बच्चे, जो माँ बाप, जो दंपति जो है अपनी संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाता है ना, और सुरक्षित सहवास करने के बावजूद भी जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उसको पढ़ेंगे। परिभाषा तो मैं बता ही दिया भी, उसको पढ़ेंगे। उसके लिए क्या कहते हैं, एक आशा की किरण लेके कौन से एक प्रक्रिया है जिसको हम पढ़ेंगे तो वह भी संतान क्या कहते हैं पढ़ेंगे, कैसे वो संतान को उत्पत्ति कर लेता है और संतान की सुख को भी है ना ले सकता है। तो ये अगला टॉपिक आपका है बांध्यता। उसके बाद उसको दूर करने के लिए है ना टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, बहुत सारे नामों से उसको जानते हैं आप। मैं उसको डिटेल से बताने वाला हूँ, पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ कि कैसे गर्भ यूट्रस के बाहर है ना पात्रे निषेचन, पाय निषेचन के द्वारा प्रक्रिया पूरा करके है ना, उसके बाद उसका जो ब्लास्टोवेट्स जो टुकड़े में बढ़ता है 8 से 16, 16 से 32 होने के बाद है ना, कभी शुक्राणु निकालते हैं तो कभी अंडाणु निकालते हैं, फिर पात्रे निषेचन करवाते हैं, फिर उसको हम लेप्रोस्कोप के द्वारा गर्भ में डालते हैं और तब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है। और उसे कब फिर ऑपरेशन के द्वारा या नॉर्मल डिलीवरी करके बच्चे बाहर आते हैं। ये सारी प्रक्रिया मैं आपको है ना नेक्स्ट अगले वीडियो में, और इस जो आपका यूनिट 1 है रिप्रोडक्शन, उसका लास्ट वीडियो आपको यूनिट पार्ट 6 में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पार्ट 6 में मिलने वाला है। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।